नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये हैजार्डस फैक्ट्रीज के बारे में, ऐसे कारखानों के बारे में है जो कि जोखिम भरे होते हैं, जैसे पटाखों के कारखाने हो गए, तो उन्हीं बारे में ये आर्टिकल बात करता है। हाल ही में एक दुखद इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शिव काशी इंसिडेंट के बारे में भी आपको पता होगा, कुछ साल पहले ही ये इंसिडेंट भी हुआ है। तो यहाँ पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और इस क्षेत्र में जो समस्या है, जो वर्कर्स की जान को जोखिम है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये है भारतीय इन्वेस्टमेंट की, जो कि दूसरे देशों में भारत के इन्वेस्टर या देश के द्वारा किया जाता है। उसके साथ में बीआईटी के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेके इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कौन सा डिस्प्यूट मैकेनिज्म है जहां पर भारतीय इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट होती है तो हम कैसे वहां पर एक रिकोर्स ले सकते हैं, एक सहायता ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो के वेबसाइट पर मिल जाएंगी। उसके साथ ही हमारा टेस्ट लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन का टेस्ट प्रिपरेशन नया एक कोर्स आया हुआ है। तो अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो आप इस कोर्स की जानकारी जो है वो हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर दिन किस दिन बनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 14 फरवरी, ऑप्शन सी है 15 फरवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आज का वो यह है कि हैजार्डस फैक्ट्रीज जो होती है, जो जोखिम भरे कारखाने होते हैं, इनमें जो वर्कर्स काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, इनकी क्या समस्याएं होती है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके साथ में यहाँ पर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या निदान इनका निकाला जा सकता है यहाँ पर, उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है अनसेफ फायर वर्क्स इंडस्ट्री, तो जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज है उनके बारे में बात करें, खासकर जो फायर वर्क इंडस्ट्रीज है। तो ये समाचार में कैसे आया, तो हाल ही में एक लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है एक फायर वर्क यूनिट में। तो ये है विरुधु नगर जो है वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे 20 लोगों की लाइफ गई है, साथ ही 28 लोग जो है वो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो यहाँ पर ऐसा ही एक इंसिडेंट जो है हमको तमिलनाडु में भी देखने को मिला था, जहाँ पर 25 लोगों की जान गई थी। तो यहाँ पर लास्ट 11 महीनों में ये टोटल फिगर है कि 25 लोगों की तमिलनाडु में ही सिर्फ इतने लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से मोस्ट ऑफ द जो वर्कर्स है वो महिला है, वो वुमेन है। तो यहाँ पर क्या कारण होता है ऐसी गतिविधियों का, ऐसे इंसिडेंट का, तो जो सबसे पहली चीज है वो है इलीगल सबलीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रैकर्स बाय लाइसेंस्ड यूनिट्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर होता ये है कि जिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को, जिन मैन्युफैक्चरिंग जो क्रैकर यूनिट्स है, इनको लाइसेंस जिनको मिलता है, ये इसको सबलीज कर देते हैं। अब सबलीज जिसको करते हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स होती है। तो यहाँ पर कुछ समस्याओं का इसलिए सामना करना पड़ता है। तो इट लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट इनटू अ फैक्ट्री विथ फ्लेमेबल केमिकल्स। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स रहती है, यहाँ पे होड़ मची रहती है प्रॉफिट कमाने की, तो ये जो छोटी छोटी यूनिट है ये फैक्ट्री का रूप ले लेती है। उसके अलावा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनलाइसेंस्ड यूनिट, तो यहाँ पर एक और समस्या ये है कि यहाँ पर जो सबलीजिंग होती है उसके द्वारा ये अनलाइसेंस्ड यूनिट जो है इनका संख्या बढ़ती ही जा रही है। उसके अलावा जो इन छोटी छोटी यूनिट में, जो इन इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो वर्कर काम करते हैं, खासकर उनको कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइडेड नहीं रहती है। उसके अलावा इनको पीस के बेसिस पे यहाँ पर इनकम मिलती है। तो जैसे जैसे जितना पीस ये तैयार करेंगे पर्टिकुलर क्रैकर में यूज होने वाला, उतनी इनकी इनकम होगी। तो पीस रेट यहाँ पर सिस्टम चलता है। उसके अलावा अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर फिर होड़ मच जाती है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे आपका इनकम उतना ही ज़्यादा होगा। उसके चलते हुए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है या जो स्किल्ड वर्कर्स का रिक्रूटमेंट है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो जो लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर हैज़ प्रॉम्प्टेड इंडस्ट्री टू हायर न्यू रिक्रूट्स विथ लिमिटेड स्किल।
तो अब यहाँ पे वर्कर का कॉस्ट भी चीप देखने की कोशिश करते हैं ये जो यूनिट के मालिक रहते हैं। इसके चलते जो न्यू रिक्रूट्स आ रहे हैं उनमें इतनी स्किल नहीं होती है। तो यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो एक सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लैक ऑफ रिक्वायरमेंट सुपरविजन ऑफ क्वांटम ऑफ केमिकल्स टू अवॉइड फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक सुपरविजन की ज़रूरत है जिससे कितना केमिकल यूज़ किया जा रहा है इस पर चेक एंड बैलेंसेस बनाया जा सके। उसके अलावा अभी तक कौन से स्टेप लिए जा चुके हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा ट्रेनिंग ऑफर की जाती है वर्कर्स को के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं। उसके अलावा डिकेड अगो द पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट दैट ऑटोमेशन ऑफ हैजार्डस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वुड बी अंडरटेकन। तो सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में भी कहा गया है, एक दशक पहले ये बात हो चुकी थी कि यहाँ पर जो हैजार्डस इंडस्ट्री है इसमें हम ऑटोमेशन लेकर आएंगे, मतलब वर्कर्स की इतनी भूमिका नहीं होंगी जिससे जान माल की जो हानि होती है वो नहीं हो पाएंगी। तो ये भी एक स्टेप लिया गया है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो। उसके अलावा और कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसके भी सुझाव दिए हैं कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मस्ट प्रोवाइड फॉर द नीडेड मैन पावर फॉर इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उसमें भी मैन पावर की आवश्यकता है, जो कि सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा सस्टेन्ड पॉलिटिकल रश फॉर लेबर रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो यहाँ पर एक ज़रूरी ये है कि राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर जो लेबर रिफॉर्म्स है, खासकर जो फायर वर्क की फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए आवश्यकता है। और साथ ही जैसे एक दशक पहले ये प्रपोज किया गया था कि यहाँ पे ऑटोमेशन आना चाहिए, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो भी करने यहाँ पर बहुत आवश्यक हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ आपको फिगर्स दिए हुए हैं। शिवकाशी जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। तो अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में जो बिग फैक्ट्रीज है जो लाइसेंस के साथ है ये करीब 1070 है। जो छोटी फैक्ट्रीज है लाइसेंस के साथ में ये 250 है, जो कि भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 80% ये अकाउंट करता है। वर्कफोर्स अगर हम डायरेक्ट देखें तो 3 लाख लोग इससे एम्प्लॉयड है। इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो 2 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। अब ये जो 2 लाख लोग हैं ये खासकर ऐसी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं। तो कुछ मेजर स्टेट्स है जहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। उसके अलावा कुछ केमिकल्स है जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये केमिकल्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं लेकिन फायर वर्क्स में ये यूज़ होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एंटीमनी सल्फाइड हो गया, आर्सेनिक कंपोनेंट, बैरियम नाइट्रेट, कॉपर कंपोनेंट, हेक्साक्लोरोबेंजीन, लीड डाइऑक्साइड, लिथियम कंपोनेंट, मर्क्यूरी और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कुछ केमिकल्स है जो क्रैकर्स में, जो फटाकों में यूज़ होते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, उसी के बारे में बात करेंगे। हाल ही में ये समाचार में कैसे आया, तो कोलंबो पोर्ट जो है एक कोलंबो पोर्ट डील थी जो कि ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल है इसको तैयार करने के लिए की गई थी। तो ये जो पूरा एग्रीमेंट था, ये जो पूरी डील थी, ये भारत, जापान और श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें से श्रीलंका अभी अपने आप में यहाँ से उन्होंने पुल्ड आउट कर लिया है। उन्होंने अपने हाथ यहाँ से इस पर्टिकुलर डील से पीछे ले लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो डील है 2019 में साइन की गई थी। अभी अगर हम देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, ये साइन की गई थी 1997 में। अब यहाँ पर जो भारत का इन्वेस्टमेंट हुआ था श्रीलंका में, तो उसको देखते हुए ये ट्रीटी जो है BIT काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे हमको क्या रिकोर्स मिल सकता है ये हम इसमें थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली सू द होस्ट स्टेट बिफोर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो भारत से इन्वेस्ट कर रहे हैं श्रीलंका में या वाइस वर्सा है, तो यहाँ पर इनके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट स्टेट को सू कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके अलावा इफ इन्वेस्टर बिलीव्स द होस्ट हैज ब्रीच्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा अगर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रीच किया जाता है उस केस में भी ये अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइब्यूनल है वो है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS। उसके अलावा आर्टिकल 3(2) जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, कि ऐसे केस में यहाँ पर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हो, मतलब जितनी एक प्रूडेंट एक्सपेक्टेशन आप करते हो
एक जनरल जो कानूनी रूप से मान्य है उतनी एक्सपेक्टेशन करते हो, और अगर उतनी एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड नहीं की जाती हो स्टेट के द्वारा, तो ऐसे केस में फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कानूनी रूप से जा सकता है उस स्टेट के अंदर, उस राष्ट्र के अगेंस्ट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल थंडर बर्ड गेमिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मैक्सिको का महत्वपूर्ण केस है, जिसमें कहा गया था कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन सिचुएशन वेयर होस्ट स्टेट्स कंडक्ट रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर बात की गई थी कि अगर आप लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मानना है तो ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल अपने आप में हो, जिसको हम जस्टिफाई कर सकें। तो यही इस पर्टिकुलर केस की मुख्य बात थी। उसके अलावा कैन इंडिया सू श्रीलंका, तो क्या भारत श्रीलंका को यहाँ पर सू कर सकता है, उनके अगेंस्ट कानूनी रूप से जा सकता है? तो अगर हम देखें तो नो, सो BIT was unilaterally terminated by India in 2017 before signing of deal। तो यहाँ पर भारत की तरफ से अगर ये देखें तो जो BIT साइन की गई थी 97 में, इसको भारत के द्वारा यूनिलैटरली सिर्फ एक तरफा रूप से टर्मिनेट कर दिया गया था 2017 में, जो कि इस कंटेनर टर्मिनल जो डील थी, कोलंबो पोर्ट डील जिसे हम दूसरे शब्द में कहें तो, ये साइन करने के पहले ही ये ट्रीटी जो है यूनिलैटरली भारत के द्वारा पुल की जा चुकी थी BIT। तो यहाँ पे उसका इस पर्टिकुलर ट्रीटी का आर्टिकल 15(2) जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहता है सर्वाइवल क्लॉज है ये, तो ये कहता है इन केस ऑफ यूनिलैटरल टर्मिनेशन द ट्रीटी विल बी कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव फॉर अ फर्दर 15 ईयर्स। तो ये ट्रीटी का जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल ये कहता है कि अगर यूनिलैटरल BIT में से कोई मेंबर पुल करता है तो ऐसे केस में 15 वर्षों तक समय होता है कि ये इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर चांस बनता है कि भारत रिकोर्स ले सकता है अगर उस हिसाब से हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से देखें तो। अब बात यह है कि वे फॉरवर्ड क्या है, आगे हमें कैसे चलना है और क्या चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच टूवर्ड BITs विद एन इफेक्टिव ISDS। तो यहाँ पर BIT एंड ISDS के बीच में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना है हमें, हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए, और ऐसा भी नहीं हो कि फॉरेन रिलेशन जो है वो हमारे ज़्यादा अफेक्ट हो, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। उसके अलावा दिस विल फैसिलिटेट इंडियन इन्वेस्टर इन डिफेंडिंग देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिफेंड करेंगे ये अगर ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में करते हैं उसके लिए, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान हमें देना हमेशा ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे बताया गया है कि कितने देशों के बीच में BIT और टिप्स जो है ट्रीटीज विद इन्वेस्टमेंट प्रोविजन साइन की गई है, जिनमें अगर हम देखें तो भारत के द्वारा टिप्स जो है वो ज़्यादा साइन की गई है एज कम्पेयर टू BIT। जितने भी देश हैं उनमें जो टिप्स है ट्रीटीज विद इन्वेस्टमेंट प्रोविजन ये ज़्यादा साइन की जाती है एज कम्पेयर टू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। तो चलिए न्यूज़ एंड फ्लैश देखते हैं। तो जायंट लेदरबैक टर्टल के बारे में ये है। सो प्रपोजल फॉर टूरिज्म एंड पोर्ट डेवलपमेंट इन अंडमान एंड निकोबार कॉन्ट्रडिक्ट्स नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। तो यहाँ पर जो एक प्रपोजल आया है टूरिज्म एंड पोर्ट डेवलपमेंट की तरफ से, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करता है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान को, जो कि अफेक्ट करेगा नेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ जायंट लेदरबैक टर्टल। तो ये जो नेस्टिंग इनकी एक जो स्पीसीज की जनसंख्या है इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इसको ये कहीं ना कहीं इसकी जनसंख्या वृद्धि में अफेक्ट करेगा। तो दिस इज लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीसीज। तो जो 7 मुख्य स्पीसीज है टर्टल की उनमें ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से देखें तो शेड्यूल 1 जो है उसमें आते हैं जो जायंट लेदरबैक टर्टल्स। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये है WTO से। नाइजीरिया की नोगोजी ओकोंजो एवेआला इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ WTO। तो ये पहली महिला और अफ्रीकन है जिन्हें WTO का हेड नियुक्त किया गया है। तो शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन हेड ऑफ WTO। तो इनका जो टर्म है ये 31 अगस्त 2025 तक रहेगा। उसके अलावा जो तीसरी खबर है ये असम से है। मैंडरिन डक जो है इनके बारे में है। सो द बर्ड was last signed in 1902 and have been again in Maguri Motapung Bill। तो ये जो पर्टिकुलर डक है बड़ा ही कलरफुल डक होता है, तो अपने आप में इसे 1902 के बाद में फर्स्ट टाइम ये असम के इस वेटलैंड एंड लेक में देखने को मिला है।
तो चलिए आज का हमारा जो विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।